स्टार्ट रिकॉर्डिंग अब सही है। तो मेन जो आपका टॉपिक्स हैं उसमें से नोड जेएस हमने स्टार्ट की थी। तो नोड जेएस आपको पढ़ने के लिए जिन बातों का पता होना चाहिए, पहले तो आपका सर्वर स्टार्ट कैसे होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में आई थिंक उसको बार बार ट्राई किया था। एक नया फोल्डर कैसे बनता है, उस नए फोल्डर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपका बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है किसमें, नोड जेएस में। अब नोड जेएस के अंदर आपके पास दो किस्म के राउट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अब तक आपने एक्सियोस में भी इस्तेमाल किए थे, पढ़े थे आपने। जो कि सबसे पहला था गेट रिक्वेस्ट, जो सबसे आसान होती थी। ठीक है, तो इसमें भी आसानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसमें हमने जब गेट रिक्वेस्ट बनानी होनी थी तो हम क्या लिखते थे, ऐप डॉट गेट। तो ऐप डॉट गेट का फंक्शन सिंपली दो पैरामीटर्स रिसीव करता है। और दो पैरामीटर्स रिसीव करने का क्या मतलब है, पहला पैरामीटर आपसे पूछता है कि ये जो आपका गेट रिक्वेस्ट है ये कब हिट होगी। ये बात समझ आ रही है। तो उसके अलावा आपसे ये पूछता है कि वो अगर ये आपका गेट रिक्वेस्ट किसी ने कर दी तो उसके अगेंस्ट में कौन सा फंक्शन चलेगा। तो पहला बता रहा है कि कब हिट होगी, दूसरा बता रहे हैं फंक्शन कब चलेगा। तो सिंपली इसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं आपके पास, और ये ऑब्जेक्ट्स दो किसके थ्रू आते हैं, गेट के फंक्शन के थ्रू आते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आई थिंक हमने रिक्वेस्ट का कंसोल लॉग देखा था। हमने देखा था कि उसमें बहुत सारा एक डेटा आता है, जिसमें से मैंने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें रिक्वेस्ट डॉट आई पी है, रिक्वेस्ट डॉट बेस यू आर एल है, रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम है, और क्या, हाँ उसके आगे आ रहे हैं। तो उसके बाद हमने जो एक्चुअली यूज़ किया उसमें आपके पास रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स था और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी थी, और एक आखिरी तीसरा एक और है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मज़े की बात है कि गेट में हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, हम कहाँ यूज़ करते हैं उसको, पोस्ट रिक्वेस्ट पे। तो हमारे पास दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट और पोस्ट। पोस्ट में तो आपको पता है कि डेटा रिसीव ही होता है, कोई ना कोई यूज़र डेटा भेजता है। तो वो कहाँ से हम निकालते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हमने अभी तक आपने पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी थी ना, क्या हो गया बिल्कुल फिर याद ही नहीं है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो सही। तो पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट में बेसिकली आप डेटा नॉर्मली भेजते हो यूज़र को, और यूज़र नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट से डेटा रिसीव करता है। लेकिन हमने गेट रिक्वेस्ट में पढ़ा था कि हम कभी कभी डेटा भेजते भी हैं, मतलब यूज़र की बात करूँ तो यूज़र की बात करें तो वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू कभी कभी डेटा भेजता है। वो कैसे भेजता है, पैरम्स के थ्रू। पैरम्स क्या होता है कि आपकी यूआरएल के बाद स्लैश लगा के हम कोई भी डेटा पास करते हैं। जैसे हमने आईडी पास की थी क्रिप्टो में, और गिटहब में हमने यूज़र आईडी पास की थी। जैसे मुजम्बो था, वो दूसरा उसके नाम थे, तो हम वो आईडी पास कर रहे थे उसकी। बात समझ आ रही है, वो पैरम्स थे। उसके बाद हमने देखा था कि एक पैरम्स ही तरीका नहीं है, दूसरा तरीका क्या है, क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स और पैरम्स में हमने देखा था क्या फ़र्क है कि पैरम्स जो है वो बस स्लैश लगा के आप डेटा पास कर देते हो, और जो क्वेरी पैरामीटर्स है उसके अंदर की और वैल्यू दोनों होती है। जैसे आप लिखते हो क्वेश्चन मार्क लगा के क्यू इट इज इक्वल्स टू एप्पल, तो सर्वर पे क्या रिसीव होता है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर वो की जो आपने पास की हुई होती है वही भी आ रही होती है, और उसकी वैल्यू भी आ रही होती है। जैसे एक सिंपल ऑब्जेक्ट आता है जावास्क्रिप्ट का। ये बात समझ आ रही है। उसके बाद अब आप आ जाओ पोस्ट रिक्वेस्ट पे। तो पोस्ट और गेट पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, हमें पता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में हम डेटा यूज़र से भिजवाते हैं और सर्वर पे वो डेटा रिसीव करवाते हैं। ये बात याद है। तो अब आपके पास जो नोड जेएस है, अगर हम एक काम करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग थोड़ी कम हुई थी, तो 5 मिनट लगेंगे सर्वर 4 अगर हम करें और इसके अंदर हम CMD खोलें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, npm init। तो यहाँ से वो आपको अब क्या करना है, तो आप जब तक आपकी package.json नहीं बन जाए, जब ये काम हो जाता है तो आपकी package.json बन चुकी है। तो अब आपको क्या इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। जब आप npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे तो ये एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन ये जैसे ही इंस्टॉल करेगा तो आपके पास से क्या बन के आ जाएगी, नॉड मॉड्यूल्स का फोल्डर। अब आपके पास टाइम आ चुका है कि इसके अंदर आप क्या ओपन करें, VS कोड ओपन करें। जब आप VS कोड ओपन कर लेंगे तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स है, पैकेज लॉक जेसन है। आई थिंक जब हम रिएक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि पैकेज लॉक पैकेज जेसन का कॉपी होती है। अगर आप इसको डिलीट कर भी लेंगे लॉक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉक को डिलीट कीजिएगा, जेसन को डिलीट मत कर दीजिएगा। ये बेसिकली इसी की कंपाइलेशन होती है,
जो आपका सर्वर होता है नॉर्मली किसको पढ़ता है, लॉग जेसन को। तो इस वजह से जब भी आप सर्वर पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो रिकमेंडेड होता है कि किसको डिलीट कर दें, लॉग जेसन को। इवन डॉट गेट इग्नोर जो आपने फाइल नाम पढ़ा है जो उसमें होता था, तो उसके अंदर अगर आप डॉट गेट इग्नोर में देखेंगे तो नॉर्मली जो लॉग जेसन की फाइल होती है वो इग्नोर की हुई होती है कि सर्वर पे वो नहीं जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कोई भी नाम की जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ main डॉट JS। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट का एक हम वेरिएबल बनाते हैं, इसमें क्या रिक्वायर करते हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेस को हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम का, ऐप। और इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं, और इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, एक्सप्रेस जो अभी हमने ऊपर किया है इसको हमने सिंपल एग्जीक्यूट करवा दिया है एक्सप्रेस के फंक्शन को, जो हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, यहाँ से। उसके बाद फाइनली हमने एक और इस ऐप का एक मेथड यूज़ करना है, कौन सा, लिसन। अब ये लिसन जो होता है सबसे पहले क्या मांगता है, पोर्ट नंबर, कि आपका सर्वर चलेगा किस पोर्ट पर। आप जो बैठे हैं आप खड़े हो, इसमें कौन कौन सा पोर्ट देते हैं हम लोग, 3000 या 5000। ये पोर्ट नंबर होता क्या है वैसे, जब हम लोकल होस्ट खोलते हैं तो उसका नंबर है। तो इसका मैंने रीज़न बताया था मैंने कि पोर्ट होता क्या है, होता क्यों है। ये तो चलो आपका लोकल होस्ट है, अगर कोई सर्वर होता फिर उसमें इसमें इसका क्या काम था पोर्ट का। आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम की प्रैक्टिस की है, देखें अब आप बहुत आगे आ चुके हो, बहुत आगे आ चुके हो, सही है। तो जो अभी भी अगर आप लोगों के पास टाइम है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मुझे पता है अभी तक जावास्क्रिप्ट भी वीक है, सही है। तो जो आपको जावास्क्रिप्ट, इवन जो मिनिमलिस्ट जावास्क्रिप्ट मैंने पढ़ाई है, थोड़ी सी पढ़ाई है कि भाई फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, उसको यहाँ तो आप रिवाइज़ कर लें। उसके बाद एक रिएक्ट को एक नज़र देख लें, तो अब आपको रिएक्ट उतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितना पहले दिन लग रही थी, क्योंकि अब आप उसमें बहुत चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। तो अगर आप अभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही नहीं, उल्टा आपका इतना जो टाइम लग चुका है वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस हैं आपके इवन कोर्स वर्क की। अब प्रॉब्लम यही है कि मैं बार बार ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं किसी को उठा के बोलूँगा ज़रा मुझे बना के दिखाओ, नहीं बना पाएगा। हालांकि अगर आप किसी भी नोड जेएस की कोई ट्यूटोरियल की क्लास देखेंगे, वो 1 घंटे के अंदर पूरा नोड जेएस निपटा देते हैं, 1 घंटे के अंदर। ये हमारी कौन सी क्लास है जिसमें हम नोड जेएस को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार HTTP मेथड्स को दोबारा बता रहा हूँ कि HTTP मेथड्स क्या होते हैं, ये बता रहा हूँ गेट पोस्ट क्या होता है। हालांकि ये तब बताया जाता है जब आप फाइनली एक्सियोस शुरू करते हो। मैंने तब भी बताया था, एक्सियोस जब हम इस्तेमाल कर रहे थे मैंने तब भी बताया था। उसके बाद जब हमने नोड स्टार्ट की मैंने फिर बताया, जब हमने रेस्ट डॉट स्टेटस किया मैंने तब बताया कि स्टेटस क्या होता है। तो HTTP मेथड्स, स्टेटस कोड्स मैंने बार बार बताया। इवन ये भी समझाया है कि पोर्ट नंबर क्या होता है। आप कोई भी आप ट्यूटोरियल खोल के देख लें, किसी का भी आप कोर्स वर्क उठा के देख लें, किसी को भी ये नहीं बताया जाता कि पोर्ट नंबर होता क्या है। उनको बोला जाता है बस यहाँ पे 5000 6000 कुछ भी लिख दो, आपको वहाँ पे कोई भी नहीं बताता कि पोर्ट नंबर होता क्या है। अब वो मैंने यहाँ पे बात बताई, आप में से आधे को नहीं पता ना, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, यहाँ तो मैं बस इसको ये बार बार रिविजन्स को ख़त्म करूँ और ज़बरदस्ती कोर्स को आगे बढ़ाऊँ, और एंड ऑफ द डे मैं आके बोल दूँ कि भाई मैंने मेरे जितने कंटेंट्स थे मैंने पूरे कर लिए कोर्स वर्क के, और मैं बोल दूँ कि भाई जैसे मैंने बैच 3 के साथ किया, बैच 2 के साथ किया हुआ है, कि मुझे एक डैशबोर्ड बना के दे दो, जिसने बना लिया वो सर्टिफिकेट ले ले, जैसे IC भी कर रहा है। IC नहीं पूछता कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा क्या किया, हम आप दोबारा पढ़ा देते हैं, नहीं वो नहीं करते, बोलते हैं बेटा जाके पीछे वीडियो देख कर आओ। तो ये तीसरी चौथी बार बात बताई जा रही है, कम से कम इसको आप देख तो लें।
क्योंकि घर पे जाके आप उसको प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हो, और इसमें आपका कोई मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। जिसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है उसको आगे कोई ना कोई काम भी मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको काम आता है दुनिया उसी को ही काम देगी भी। कोई यहाँ पे सैलानी तो खोल के नहीं बैठा हुआ ना सॉफ्टवेयर हाउसेस में कि बोलेगा बेटा तुझे आता नहीं है, हम तुम्हें सिखा देंगे, टेंशन कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं बोलता। आपके बात करने के अंदाज से अगला बंदा समझ जाएगा कि आप में कितना दम है, आपने प्रैक्टिस की या नहीं की है। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है, अभी आप रिएक्ट का आपके पास पूरा टाइम है। अभी तो आप उस स्टेज पर हो कि आपको खुद घर बैठ के सर्च करना चाहिए कि रिएक्ट में ये चीज़ कैसे बनती है। हमने पढ़ तो ली रिएक्ट, लेकिन ये चीज़ कैसे बनती है, वो मैं चीज़ कैसे बना सकता हूँ। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, अगर आप उसको खुद से कुछ नहीं देख रहे तो आप तबाह होंगे। अभी किसी ने भी घर जाके सर्च किया है कि असल में हुक्स होते कितने? आपको पता है कि यूज मेमो नाम का भी एक हुक होता है, एक रिड्यूस नाम का भी हुक है। तो खुद से तो आप, मुझे पता है कि कुछ करोगे ही नहीं, लेकिन जो चीज़ आपने को पढ़ाई गई है कम से कम उसको तो देख लो। अभी आई थिंक चौथी क्लास है कि आपको ऐप डॉट लिसन, और ये अब मैं सबकी शक्लें देख रहा हूँ, मुझे पता है कि आधों को नहीं पता। एक मैंने क्लास बिठा के करवा भी दिया कि भाई ये जेसन का रिस्पॉन्स सेंड करा दो। आधों को नहीं पता होगा, अभी तक याद नहीं होगा कि वो हमने कैसे करवाया। तो जो आपने किया है, जो मैंने ज़बरदस्ती करवाया, हालांकि मेरा काम नहीं है, प्रैक्टिस कम से कम आपको खुद करनी चाहिए। असाइनमेंट्स आप लोग कर नहीं रहे हो। अभी टू डू वाला असाइनमेंट आपके ड्यू हो चुका है, आई थिंक 26-27 था। अब उसमें से देखना है कि कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, तो फिर तो वाकई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो सभी बात करते हैं, हर कोर्स में होता है कि भाई नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, हम ये नहीं करोगे तो नहीं देंगे, वो नहीं करोगे, तो आप आजमा के देख लीजिएगा। अभी जाके मार्च में जो बैच 1 था उसको जाके सर्टिफिकेट मिले। आपको ये बात पता है? लास्ट वीक उनको मिले। उन्होंने कब ख़त्म किया है, अब जाके मिले। क्यों? क्योंकि मैं बिज़ी था, टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं तब तक उनके सर्टिफिकेट रिलीज़ नहीं कर रहा था जब तक मुझे उनका सारा वो जो उन्होंने काम किया था मैंने उसको रिव्यू नहीं किया था। जब मैंने उसको रिव्यू किया, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, और जिस जिस बच्चे का मुझे जितना लगा उतनी मैंने उनकी परसेंटेजेस साइन की, और उनके मैंने जो पुराने असाइनमेंट्स थे वो चेक किए, और उसके हिसाब से हमने उनका रिज़ल्ट बनाया। हालांकि वो हमें रोज़ आके बोलते थे कि सर सर्टिफिकेट बना लें, मुझे वहाँ अप्लाई करना है, मुझे वहाँ अप्लाई करना है। 3-4 महीने हो गए हमने उनको सर्टिफिकेट्स नहीं दिए। सिर्फ वजह ये थी कि भाई सिर्फ उनको मिलने चाहिए जिन्होंने असाइनमेंट बनाया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने फाइनल इवेल्यूएशन प्रोजेक्ट बनाया, और जिन्होंने इंटरव्यू में आके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। अभी भी बैच 1 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बैच 2 में थे, अब वो बैच 2 में वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो बैच 1 में वो नहीं बना पाए थे। उनको मैंने ये बोला है कि भाई तुम बैच 2 में आ जाओ, उसमें तुम प्रोजेक्ट बना लो, तो मैं हो सकता है बैच 2 के साथ तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँ, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया है। आपको क्या लगता है कि बैच 1 में सिर्फ वो 8 लड़के थे? 45 लड़के थे, उसमें से 45 में से 8 को मिला है। तो आप में से भी जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो काम को सीरियसली नहीं ले रहा है, आपको सर्टिफिकेट तो मिलने से रहा, वो नहीं मिलता। यहाँ पे एक स्टूडेंट था जो पता नहीं कौन से कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर का कोई स्टूडेंट था, वो आके बाकायदा लड़ रहा था कि हमने पैसे भी दिए हैं, हमने टाइम भी लगाया है, हमें सर्टिफिकेट दो। तो उन्होंने बोला भाई तुमने टेस्ट फेल किया है, हम दूसरा टेस्ट रखवा रहे हैं, आप वो टेस्ट पास करो तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे। वो कह रहे नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैनेजमेंट ने बोला, यहाँ पे आके शोर मचा रहा था वो, तो मदरसे वालों ने बोला कि भाई ये शोर क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें सर्टिफिकेट देते हैं, शौक है तुम्हें तो देते हैं सर्टिफिकेट। तो उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया, नीचे बड़ा बड़ा लिख दिया ही फेल्ड द एग्जाम, सही, एंड ही वॉज हाईली डिसरिस्पेक्टफुल, ही इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एनी टाइप ऑफ जॉब। इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लेटर रेड करके लिख के बोला ये लो सर्टिफिकेट, और वो सीधा यहाँ पे लगा भी दिया था बाहर, ऊपर लिख दिया था कि भाई जो भी आइंदा से बदतमीजी करेगा उसके साथ भी यही होगा। अब उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वो सर्टिफिकेट ऐसा है कि वो अपने बाप को भी नहीं दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा आप इसको देखें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर किसी को भी सर्टिफिकेट दे देंगे
तो आप बाहर जाके किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो उससे नाम तो हमारा ख़राब है ना, कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इन्होंने एम सर्टिफिकेट दे दिए हैं, जैसे ऐप टैग बांट रहा होता है। क्योंकि उनको पता है कि भाई 36,000 रुपये दिए हैं तो इनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, वो तो आग लगा देंगे। सही है, यहाँ पे हम लोगों ने इतने पैसे तो लिए नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप गौर से देखें। अगेन आपका यहाँ पे टाइम है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये काम सीखना चाह रहे हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। ये कोई इतना कोई अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मानता हूँ कोई IBA लेवल का यहाँ पे कोर्स वर्क नहीं है, ना IBA लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट है, ना एयर कंडीशनड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो एक इंटरनेशनल लेवल की है, तो उसको कम से कम आप सीख लें। इनिशियल लेवल पे ही अगर आप उसकी बेसिक साइकोलॉजी सीख जाते हैं तो ये जो बेसिक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं, यकीन माने ये आपको आगे चल के कोई बेसिक्स नहीं पढ़ाएगा। आपको कंपनी में बोला जाता है ये काम करके दो, ये नहीं बोला जाता है कि ये आ जाओ, तुम्हें ये नहीं आ रहा, आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं बेटा, नहीं। वो बोलेगा ये काम मुझे आज शाम तक चाहिए, आप बोलोगे सर मुझे नहीं आता, बोलोगे अंधे हो गया, खुद नहीं पढ़ सकते। वो आपको एक दिन देंगे, बोलेंगे ये सारा सीखो भी, इसको करो भी, और शाम को मुझे सबमिट कराओ, फिर घर जाओ। हालांकि आप इंटर्न नहीं होगे, तो आप बोलोगे भाई इसका दिमाग ख़राब है कि मुझे इंटर्नशिप पे 10,000 रुपये दे रहा है और बातें देखो इसकी। लेकिन ऐसा है, इंडस्ट्री यही है, क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जॉब्स चाहिए। अब एक आपको छोड़ के या किसी और को छोड़ के आपको वो जॉब क्यों देगा? क्योंकि आप में वो स्किल है जो उसमें नहीं है। हालांकि चीज़ें दोनों ने एक जैसी पढ़ी हुई हैं। आपको कोई ऐसी कोई बुक पढ़ाई जा रही है, कोर्स पढ़ाया जा रहा है जो नहीं है, तो आप मुझे बताएं। आप गूगल पे सर्च करें, कॉन्टेक्स्ट API में अगर कोई डिफरेंस था तो मुझे बताएं। कोई यूज स्टेट का यूज़ करने का तरीका कुछ और था, हमने आपको कुछ और बता दिया था, तो आप बताएं। बताएं, सारी चीज़ सेम है। जो काम इंडस्ट्री में हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बन रही है, वो चीज़ें आपने देखी हैं, आपने पढ़ी हैं। अब उसमें से आगे क्या बनाना है, ट्यूटोरियल्स देख के आप कॉपी, अभी तो आप लोगों को 5-5 कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेने चाहिए थे यूट्यूब से देख के, तो आपको कम से कम ये फील हो कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको बूटस्ट्रैप में आपने किया था कि आप टेम्पलेट्स उठाते थे, उनकी वेबसाइट जिस तरीके से बनी हुई होती थी, आप उनको एक दफ़ा खुद बना लेते थे तो आपका काम बन जाता था। तो आपने रिएक्ट पढ़ी, तो रिएक्ट अभी तक आपने कंप्लीट एक काम यूट्यूब से भी देख के नहीं किया है। एक आपने ये बनाया है टू डू ऐप, तो पता नहीं कितनों ने बनाई है अभी तक। लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने चेक की थी कुछ, तो उसमें से भी आधो बच्चों ने कॉपी किया हुआ था। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही होता है कि एक क्लास के अंदर 2-3 बच्चे निकलते हैं जो उसमें से कुछ ना कुछ, आप वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आगे कुछ कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं। मैं आपको सैलानी की अपनी एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि 450 बच्चे थे हम, 450। आप तो फिर भी कितने थे, 45 से जब आपने स्टार्ट किया था, तो हम 450 स्टूडेंट्स थे। उसके अंदर से 22 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिला, सिर्फ 22। और उन्होंने भी यही काम किया था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये ले लेते थे, 500 रुपये ले लेते थे किसी चीज़ के, कोई ज़्यादा उनकी फ़ीस नहीं होती थी। तो अब क्योंकि उन्होंने फ़ीस नहीं ली, तो वो लोग इस चीज़ के, उनमें प्रेशर नहीं है कि यार हमने 40-40 हज़ार रुपये लिए, अब इनको किसी तरीके से सर्टिफिकेट तो दें। तो वो तो कहते थे कि घर जाओ, नहीं चाहिए। कोई लेट होता था बोलते थे घर जाओ, कोई 2-3-4 एब्सेंट अगर लगातार से आता था वो बोलते थे घर जाओ भाई, नहीं चाहिए। मुझे 2 दफ़ा खुद निकाला है, क्योंकि मैं लेट हो जाता था, मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, तो जब मेरी क्लासेस क्लैश होती थी, मैं नहीं जा पाता था, तो मेरी 1-2-3 ऐसे एब्सेंट हो जाती थी, तो मुझे निकाल देते थे। फिर मैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिखता था कि मैं NED में पढ़ता हूँ, मेरी क्लासेस क्लैश हो गई थी, ये मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल, ये आपका टाइम टेबल, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं कोर्स अपना पढ़ रहा हूँ, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर्स हैं। तो मेरे टेस्ट में नंबर्स अच्छे होते थे, मैं उससे बच जाता था। तो मुझे 2 दफ़ा उन्होंने रीइंस्टेट किया, मतलब निकाल के दोबारा रखा, सिर्फ इस बेसिस पे कि मेरे टेस्ट मार्क्स अच्छे थे, और मैंने उनको ये प्रूव कर लिया कि मैं आ ही नहीं सकता था, मेरे वो यूनिवर्सिटी क्लैश कर रही थी, और मैं यूनिवर्सिटी थोड़ी छोड़ूंगा। तो इस बेसिस पे वो बच्चों को निकालते थे, और सिर्फ वो 22। और लास्ट जब हमारी डे थी, तो हमारे टीचर ने जो एक स्पीच आगे दी थी, तो उसने बोला था कि भाई बुरा लग रहा है कि 450 में से सिर्फ 22 निकल रहे हो।
लेकिन हमें पता था ये होगा, क्योंकि 100 बच्चों में 2 ही होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो अपना भी अच्छा सोचते हैं, उनको पता होता है यार ये मेरा ही फायदा है, मेरा ही नुकसान है। तो उन 22 स्टूडेंट्स में से अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो अल्लाह का शुक्र है कि हर कोई अपना कोई ना कोई काम कर रहा है, कुछ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंजमाम का तो आपने नाम सुना है, वो चैट बॉट का जो बोलता रहता है, सुना है कभी? एक उनका स्टूडेंट है इंजमाम, वो जो स्विट्ज़रलैंड भी गया था, उन्होंने बड़ा पोस्टिंग की थी, वो मेरे बैच का है, बैच 2 का है। अली मुगल बैच 2 का है, उसके बाद माविया बैच 2 का है, एक हुनैन है वो बैच 2 का है, उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है। अब एक मुबश्शिर नाम का लड़का है, वो बैच 2 का है, वो इस वक्त एक दुबई की कंपनी है उसमें काम करता है। तो जो वो 22 बच्चे थे उसमें मैं तो फील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा नाकाम मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने जो मेरे वो कलीग्स हैं मैं उनको देख रहा हूँ, कोई $1 लाख कमा चुका है, किसी का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई स्विट्ज़रलैंड घूम के आ चुका है। तो मुझे फील होता है यार मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं फंसा रहा था एनईडी के पीछे, वो लोग पैनाक्लाउड जाते थे इंटर्नशिप करने के लिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है हर कोई उन 22 बच्चों में से आपको कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं दिखेगा। और ये बात उस टीचर ने भी हमें कही थी कि जो आप लोग आ गए हो इंशाल्लाह कभी आप इधर उधर नहीं जाओगे। तो आपके पास भी एक मौका है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अभी 1 महीना बचा है मुश्किल से, आपकी Node.js ख़त्म होगी, उसके बाद कोई एक प्रोजेक्ट हम साथ में करेंगे, उसके बाद आपको एक टर्म प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जो आप सबमिट कराओगे, उसके बाद वाइवा होगा। सिर्फ 1 महीना है। ये 1 महीना थोड़ा सा आप घर जाके थोड़ी अपनी रिएक्ट की प्रैक्टिस करें, थोड़ी अगर जावास्क्रिप्ट आपकी वीक है उसकी प्रैक्टिस करें, आगे कुछ और आपको नहीं आता उसकी प्रैक्टिस करें। आप गूगल पे देखेंगे ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप सर्च करेंगे इसमें और रिएक्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस हमने क्यों नहीं पढ़ी थी और वो चीज़ क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें कम से कम इसको एक्सप्लोर तो करें। आपको फायरबेस और नेटलिफाई पे डिप्लॉय करना सिखाया गया है, आप देखेंगे और क्या क्या है। एक वाइट नाम का एक चीज़ है, जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप है। आप थोड़ा इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश तो करें। अभी आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको अभी तो यूट्यूब के जितने पॉपुलर रिएक्ट के चैनल्स हैं, जैसे कोड एकेडमी, मोश, सही है, फायरशिप, ये जो आपके नेट निंजा, ये जो सारे चैनल्स हैं अब आपके पास होने चाहिए। अब आप उनकी प्लेलिस्ट जाके देखेंगे वो क्या क्या बता रहे हैं। जैसे फायरशिप आयो है, वो एक बहुत ज़बरदस्त सा चैनल है, 100 सेकंड के अंदर वो कोई छोटा सा एक टॉपिक आपको समझा देता है और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाता है। जैसे एसिंग अवेट, कहता है 100 सेकंड के अंदर मैं आपको एसिंग अवेट समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे चलता है। जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस, अब आपने जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस नहीं पढ़े ना, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको 2 दिन से ज़्यादा वो याद ही नहीं रहेगा। तो वो इस 100 सेकेंड्स में आपको जावास्क्रिप्ट, आपको ये प्रॉमिसेस समझाएगा। 100 वो में आपको सेकेंड्स में वो कॉल बैक फंक्शंस की फंक्शनैलिटी समझाएगा। तो वो बहुत एक बेहतरीन चीज़ें आपको समझाता है, आपको वन लाइनर सिखाएगा, आपको नए नए एरे मेथड सिखाएगा कि यार ये भी होता है। जैसे हमने फाइंड यूज़ किया था लास्ट टाइम, इंक्लूड है, इंक्लूड सुना है, एक इंक्लूड है, एक फाइंड है, ये कुछ निराले हैं जो आपके पास एक लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन का नाम सुना है। तो ये सारी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत वसी है, रेगुलर एक्सप्रेशंस का नाम सुना है। तो ये सारी चीज़ें इस लैंग्वेजेस में हैं। अब आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं तो अब आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। अब जैसे मेरा खुद का जो यूट्यूब का चैनल है, वो मैं ऑफिस जब जाता हूँ मेरा पहला काम होता है एक हॉटमेल जो मेरा ईमेल एड्रेस है, लिंक्डइन, उसके बाद ये मेरे जो एक जीमेल, और उसके साथ ही मेरा youtube.com, ये 4 टैब्स मेरे खुले हुए होते हैं। मैं जाके ब्राउज़र ओपन करता हूँ, चारों टैब्स ओपन हो जाते हैं। तो मैं ईमेल्स पहले चेक कर लेता हूँ लाइन बाय लाइन, फिर लिंक्डइन, उसके बाद जीमेल, उसके बाद फाइनली यूट्यूब पे देखता हूँ कि पहले पेज पे मेरे पास जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या आ रही हैं, मतलब कि जो मेरे चैनल सब्सक्राइब हुए हैं उन्होंने क्या नई चीज़ें पोस्ट की हैं। तो उसमें आ रहा होता है कि ये इसने नया टॉपिक समझाया, जैसे रस्ट लैंग्वेज, कोई समझा रहा है कि रस्ट में आप ये कर सकते हो, कोई समझा रहा है इस लैंग्वेज में आप ये कर सकते हो, कोई समझा रहे हैं फ्लास्क एसक्यूएल अल्केमी का नया फीचर आया है,
तो आप अभी मार्केट के साथ आप खुद को अलाइन तो करो कि मार्केट में हो क्या रहा है। आपने बेसिक्स तो पढ़ ली ना, अब उस बेसिक्स को आप रिवाइज नहीं कर रहे हो वो तो आपका मसला है, लेकिन आपको खुद को थोड़ा चेंज तो करो। जैसे कि आप CSSP का एग्ज़ाम देते हो, तो CSSP के एग्ज़ाम में आपको कहा जाता है कि डॉन की अखबार रोज़ पढ़ो ताकि आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज अप टू डेट रहे। इसी तरीके से अब आप जब टेक इंडस्ट्री में आ गए हो तो कम से कम वो वीडियोस ही देख लो। हो सकता है आपको दूसरी लैंग्वेज कोई पसंद आ जाए, आप बोलो नहीं मैं पाइथन में काम करूंगा आज से, नोड में नहीं कर रहा मैं, तो आप कम से कम खुद से थोड़ा सा एक जिद्दोजहद तो करें। आप मुझे समझ में नहीं आती है आप लोगों के पास ऐसा कौन सा बिजनेस है। अगर इतना कोई बड़ा बिजनेस है जो इससे भी ज़रूरी है तो भाई वो संभाल लो, मसला कोई नहीं, ये ना करो। लेकिन अगर वेले बैठे हुए हो, कोई काम धंधा नहीं है, पठान के होटल पे बैठे हुए होते हो सारा दिन, तो कम से कम एक दिन में 1 घंटे का टाइम लगा लो, ज़िंदगी में आगे बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग वो टाइम निकाल के आ चुके हैं ज़रा उनसे जाके पूछो कि वो कैसे रोते हैं, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है। वो सीखना चाहते हैं, वो इस फील्ड में वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास फैमिली है, उनकी जॉब है, सुबह 9 to 5 आसान काम है, 7 बजे उठ के वो लोग भागते हैं, इतना ट्रैफिक है, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में लगता है, 8 घंटे का काम। उसके बाद आके आपको लगता है बंदा इस काबिल रहता है कि वो और कोई चीज़ और सीखे? तो ज़रा आप उन लोगों से जाके पूछेंगे वो कितनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं कि यार हमें कोई संडे वाली क्लास बता दो जिसमें संडे पूरा दिन तकरीबन 2-3 घंटे हमें लगातार पढ़ाएं और हमें कोर्स हो जाए हमारा कोई, और हम कोई और काम सीखें, क्योंकि वो उस तंग आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले हुआ है कि डॉलर आपको पता है कितना बढ़ा है? एक रात में 19 रुपये बढ़ा है। तो मैंने तो चादर उतारी, मैंने न्यूज़ देखी, मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैं फिर चादर डाल के सो गया कि मैंने 1 महीने की कमाई तो कर ली बैठे बैठे। डॉलर बढ़ा, मेरा फ़ायदा हो गया, और मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं अपने डॉलर्स यहाँ लेकर आऊँगा। सही है, तो थोड़ा सा आप इस पर काम करें। आपने जितना अभी तक मेहनत की है अब थोड़ी सी रह गई है। यहाँ पे आना मेन मेहनत थी शुरू में, जब आपको कुछ नहीं आता था तो VS कोड देखना, इसको इंस्टॉल करना, ये तकलीफ दे लम्हा होता है। एक आपको चीज़ बिल्कुल नहीं पता, अब आप उसको नया नया देख रहे हो, अभी तो आप इस पर यूज टू हो चुके हो। याद है जब VS कोड चलाना नहीं आता था आप लोगों को, एक्सटेंशन खोलना नहीं आती थी, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना नहीं आती थी, तो अब आप तो इतने चीते हो गए, तो अब आपको मैं बोलूँगा कि मैं आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना सिखाता हूँ तो आप मुझ पर हंसोगे। लेकिन आप वो वक्त भी भूल गए जब आपको ये नहीं आता था। तो अगर वो सारी स्टेज आप क्लियर करके आ चुके हो तो अभी क्या रह गया? एक लैंग्वेज आपने तकरीबन सीख ली है, जावास्क्रिप्ट आपको मार मार के तकरीबन इतना हो गया है कि कोई वेरिएबल लिखता हूँ तो आप बता देते हो कि भैया आप वेरिएबल लिख रहे हो। फॉर लूप लिख रहा हूँ तो आप बता देते हो भैया आप फॉर लूप लिख रहे हो, आप फंक्शन बना रहे हो, ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ये फंक्शन को चला रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है। अब इतना जब सीख लिया तो थोड़ी और मेहनत कर लो। ये जो लैंग्वेज सीख ली है इसका इस्तेमाल सीख लो कि ये होगी कैसे, चलेगी क्या, क्या बनाओगे। ठीक है, तो आज से थोड़ा इसको मेहनत करो। 1 महीने से ज़्यादा का कोर्स नहीं बचा है, उसके बाद फिर मैं भी यहाँ से छू मंतर, मैं दूसरा कोर्स में नहीं पढ़ाऊँगा। रिकॉर्ड हो रहा है तो वैसे तो मैनेजमेंट के साथ मेरी बात हुई हुई है, लेकिन सेकंड कोर्स मैंने मना किया हुआ है। तो जो फ़ायदा बैच 1 वालों को, बैच 2 वालों को था कि वो रिपीट में चीज़ें पढ़ रहे थे, आप लोगों के पास वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरा कोर्स में मेरा इरादा नहीं है आगे पढ़ाने का। तो जो चीज़ अभी तक हम 1 महीने के लिए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मसले मसाइल होंगे, जब आपको मसले मसाइल होंगे तो आप सवाल पूछोगे। बात समझ आ रही है? और ख़ुद सर्च करोगे, पहले कोशिश करो कि ख़ुद से सर्च करो। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसको सर्च करने के बीच में जितनी आप चीज़ें सीख जाओगे ना, इसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं आगे बता दूंगा 5-10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, तो वो चीज़ रह जाएगी, आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक मसले के ऊपर 2 दिन लगाओगे और 2 दिन के बाद फाइनली वो मसला हल करोगे, तो पहले तो वो खुशी बड़ी होगी कि यार मैंने खुद ये मसला हल कर लिया। दूसरा, जो उसके हल करने में जो रास्ते में आप और चीज़ें सीखते हुए आओगे, अच्छा ये चीज़ ऐसे करनी होती है, ये चीज़ ऐसे करनी होती है, वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ये बात आप समझ रहे हो? तो इसको ज़रा आप थोड़ा गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। और Node.js पे दोबारा जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को पक्का करें।
जब तक आपको ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप्स, फंक्शंस ये सब पक्के नहीं होंगे, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधा मसला आपको यहाँ पे नोट समझने में नहीं हो रहा, आधा मसला आपको ये समझने में हो रहा है कि लिखा गया, क्योंकि आपने ये नहीं पता कि आपने जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ा है। अब कितनों को याद है कि डॉट किसकी पहचान है? कितनों को याद है कि ये जो मैं एक ऐप का ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने सिंटैक्स बना के दिखाया था कि किस तरीके से दिखता होगा? किसी को याद है वो? कि मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था, उसके अंदर मैंने ऐप का वेरिएबल भी बनाया था, उसके अंदर मैंने लिसन का मेथड बनाया था, उसके अंदर मैंने गेट का मेथड बनाया था, मैंने पोस्ट का मेथड बनाया था। याद है वो? तो देखिए वो प्रैक्टिस नहीं है। अब आपको ये चीज़ कोई नहीं बताता, आप किसी भी ट्यूटोरियल में जाओगे आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि इतनी बेसिक है कि हर ट्यूटोरियल वाला समझता है ये आपको आती होगी। तो ज़रा आप इसको गौर करें। इसको अब क्विकली ख़त्म करते हैं। आपने एक्सप्रेस यहाँ पे कॉल करवाई, इंपोर्ट करवाई, यहाँ पे इस एक्सप्रेस के फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट किया और किस में सेव करा लिया? ऐप में। अब ये जो ऐप है ये फंक्शन कॉल हुआ है, जब ये फंक्शन चल जाएगा तो इसके रिटर्न में क्या एक चीज़ आपको मिलेगी? ऑब्जेक्ट। क्योंकि फंक्शन अगर आपको याद हो तो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है और उसमें क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी चीज़ आप लिखते हो, अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, जिसका नाम क्या है? नेम। तो अब जब ये एबीसी का फंक्शन चलेगा और इसको आप किसी चीज़ के इक्वल करा दोगे तो वो बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है वो किस में सेव हो जाएगा? माय ऑब्जेक्ट्स में। ये बात समझ आ रही है? ये सेम काम हो रहा है कहाँ? ऐप में। ये एक्सप्रेस का फंक्शन चला, जो ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ किस में सेव हुआ? ऐप में। अब उस ऑब्जेक्ट में एक मेथड है, उसका नाम क्या है? लिसन। ये लिसन कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? 2। पहले में क्या रिसीव करेगा? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बारे में मैंने बताया था कि ये आपके कंप्यूटर का गेटवे होता है, यानी आपके कंप्यूटर्स के दरवाजे होते हैं कि जिसमें से आपका जो इंटरनेट का यूज़र है वो आपका डेटा रिसीव कर सकता है या आपके सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली एक तरह का डोर है। और आपकी इसकी जो रेंज मैंने शायद बताई थी वो कितनी बताई थी? 999 ये इसकी लिमिट है और ये शुरू होता है 99 से ही। आप पोर्ट नंबर 80 और 443 यूज़ नहीं कर सकते, 2 पोर्ट हैं जो आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते। 5000 और यहाँ पे एक, अब इसको क्या देंगे? ये फंक्शन तब चलेगा जब आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम नॉर्मली इसमें क्या लिख लेते हैं? console.log कनेक्शन स्ट्रिंग और आप लिख लेते हैं सर्वर, और इसमें आप क्या पास कर लेते हैं? पोर्ट नंबर। इस वक्त क्या है? तो हमारा सर्वर रेडी है। सर्वर रेडी है कि नहीं? कहाँ पे? कौन से ऑब्जेक्ट में? नहीं, वेरिएबल में ज़रूरी नहीं होता, मैंने डायरेक्टली पास कर दिया यहाँ पे 5000। तो ये जो कोड है, 3 लाइनें कोड की, इससे आपका नोड का सर्वर चल जाएगा। आपने एक्सप्रेस इंपोर्ट कराया, उसको एग्जीक्यूट करवाया और उसका एक मेथड यूज़ किया ऐप का, उसको क्या कहते हैं हम? लिसन। लिसन आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि अब रिक्वेस्ट ये क्या कर सकता है? लिसन कर सकता है, यानी सुन सकता है। अब हमारे पास फाइनली ये काम रह गया कि हम इसको क्या करें? main.js। एग्जैक्टली ऐसे ही चलाते हैं, बहुत सिंपल है उसका भी। उसका app.listening की जगह होता है app.run बस। पोर्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं 5000 रखता हूँ, मेरी थोड़ी आदत है। तो आपको अगर मेरे पाइथन के सर्वर्स भी दिखेंगे तो उसमें 5000 पोर्ट नंबर यूज़ होता है। नहीं, सिंटैक्स बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर एक्सप्रेस की जगह पे यहाँ पे होता है फ्लास्क, लाइब्रेरी दूसरी होती है। नहीं, फ्लास्क पाइथन है, पाइथन का एक पैकेज है, जैसे एक्सप्रेस Node.js का पैकेज है। तो सर्वर स्टार्टेड एट 5000। लेकिन अगर हम इस वक्त किसी ब्राउज़र में जाएंगे और हम लिखेंगे लोकल होस्ट 5000, तो हमारे पास एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कैन नॉट गेट, उसके आगे क्या लिखा है? // किस चीज़ की पहचान है?
इंडेक्स राउट यानी कि मेन राउट, मतलब कि वो पहला पेज जो आपको दिखता है जब आप किसी डोमेन या किसी वेबसाइट पे जाते हो। तो ये कैन नॉट गेट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सर्वर चल रहा है, आपके ब्राउजर को पता लग रहा है कि लोकल होस्ट 5000 पे कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब मुझे पता कैसे चला? अगर फर्ज करें मैं लोकल होस्ट 8000 पे जाता हूँ, जब हम लोकल होस्ट 8000 पे गए तो आप देख रहे हैं कि वो लोड किया जा रहा है। क्योंकि वो लोड क्यों किया जा रहा है? उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसको कोई सुन नहीं रहा, कुछ लिसन नहीं हो रहा। तो उसने क्या बोल दिया? अनेबल टू कनेक्ट। मतलब 8000 पे तो कुछ है ही नहीं। कौन सा वाला? हाँ वो खुद का बनाया हुआ है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। किसके? नहीं, वो जो आप कंसोल लॉग करते हो, जो आप जावास्क्रिप्ट में जब आप कंसोल लॉग करते थे तो वो आपके ब्राउज़र के कंसोल में आता था। क्योंकि नोड जेएस ब्राउज़र में चलती ही नहीं है, तो उसका जो कंसोल लॉग है हमेशा कहाँ आता है? टर्मिनल पे, क्योंकि वो टर्मिनल पे चल रही होती है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर चल रही होती है। आपकी बात पता है, जो आपका टर्मिनल है वो बेसिकली आपका क्या है? सिस्टम है, वो पूरा आपका कंप्यूटर है। कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली आपके सर्वर की समझ लें कि ब्रेन है। वो जो मेन आपके सारे काम होते हैं वो टर्मिनल के थ्रू होते हैं, आपके कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ओपन फोल्डर करते हैं तो ओपन फोल्डर की कमांड भी आपके कमांड प्रॉम्प्ट में होती है। आप एम के डर करेंगे आपकी नई डायरेक्टरी हो जाएगी, सूडो rm -r करेंगे आपका कोई जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी। तो यही सारे काम जो आप क्लिक करके करते हो वही काम कमांड प्रॉम्प्ट में होते हैं, क्योंकि आपका कमांड प्रॉम्प्ट ही बेसिकली सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैन नॉट गेट, तो वो कह रहा है कि मैं गेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये गेट रिक्वेस्ट ही क्यों कर रहा है? नहीं, लेकिन ब्राउजर ये भी तो कह सकता था कैन नॉट पोस्ट, उसने गेट ही क्यों बोला? क्योंकि ब्राउजर पे सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट हो सकती है? गेट रिक्वेस्ट हो सकती है। कौन सी नहीं हो सकती? पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने किसके थ्रू भेजी थी? थंडरबोल्ट जो एक्सटेंशन थी उसके थ्रू भेजी थी। अब आप खुद देख लेंगे, जो आप में से कुछ सारे बच्चे हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं हमने एलियन वाली बातें कर दी हैं। वो उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने सुना नहीं था जब हम वो चीज़ पढ़ा रहे थे। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो ब्राउज़र है वो सिर्फ किस टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकता है? गेट। तो ब्राउज़र तभी एरर दे रहा है कैन नॉट गेट। ये गेट वो वाला गेट नहीं कि मुझे मिल नहीं रहा, वो आपको बता रहा है कि मैं गेट रिक्वेस्ट मैंने करने की कोशिश की, कहाँ पे? / पे, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसको जवाब क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया लेकिन ये नहीं बताया कि किस राउट पे क्या जाएगा। तो राउट बनाने, राउट समझते हैं ना आप सब? एक राउट होता है जो हमने जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट के अंदर बनाया था। रिएक्ट का राउट थोड़ा अलग था। वो राउट क्या करता था? वो पेज बदलता था। ये राउट जो हैं ये किस चीज़ के राउट हैं? ये एपीआई के राउट हैं। किस चीज़ के राउट हैं? एपीआई। एपीआई के राउट्स क्या होते हैं? वो सिंपल फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस आपका डेटा देते हैं, आपसे डेटा रिसीव करते हैं, डेटाबेस में डेटा भेज देते हैं, डेटाबेस से डेटा ले आते हैं। उनका अलग अलग काम हो सकता है जो आपने बनाया है। तो एपीआई का जो राउट होता है वो आपको बताता है कि कहाँ से डेटा उठाना है। जैसे कि अभी मैं इंडेक्स राउट बनाता हूँ तो मैंने मेथड कौन सा यूज़ किया है? अब गेट मेथड है तो किस में चल सकता है? ब्राउज़र। तो गेट जो होता है वो पहला रिसीव करता है कि ये फंक्शन चलेगा कब? ये कब चलेगा? इंडेक्स राउट पे। दूसरा पैरामीटर क्या रिसीव करता है? कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक को क्या पैरामीटर्स आते हैं? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। अब आपके पास रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या रिसीव हो सकता है? और रिक्वेस्ट में मुझे पास क्या रिसीव हो सकता है? क्या रिसीव हो सकता है? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। क्या मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगी मेरे पास? क्या लगता है? ये मेथड कौन सा है? गेट की बॉडी हो सकती है? पोस्ट में इस्तेमाल की थी। क्यों? क्योंकि आपका जो गेट है वो नॉर्मली डेटा भेजने के लिए काम नहीं आता, तो उस रिक्वेस्ट की क्या नहीं हो सकती?
बॉडी नहीं हो सकती, गेट रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं हो सकती, ये गेट है। लेकिन इसमें क्या हो सकते हैं, पैरम्स और क्वेरी। इसमें क्या होना ज़रूरी है, एक जो आपका ये फंक्शन है गेट हो पोस्ट हो, इसमें क्या होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्स होना लाजमी है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब हम इधर जाते हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं तो चलेगा? क्या नहीं किया, इसको दोबारा से यहाँ तो रीस्टार्ट करूँ या मेरे पास दूसरा तरीका क्या है? रिस्पॉन्स डॉट नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली दोनों फंक्शन सेंडिंग के लिए है, तो दोनों एक चेन में नहीं आ सकते। नोडमॉन आपके पास क्या है, मेन डॉट जेएस, राइट? तो ये हमें एक एरर दे रहा है कि आपका ये जो एड्रेस है ये पहले से कोई ना कोई यूज़ कर रहा है, तो अब वो यूज़ नहीं कर रहा। अब क्या हो गया, सर्वर स्टार्टेड एट 5000। तो आपने इसको सेव किया, नहीं एक साथ वो भी नहीं हो सकते। और इवन ये एरर देगा जब पहला सेंड शुरू हो जाएगा ना, चल जाएगा, तो उसके बाद वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। अब उसके सेकंड लाइन पे आपने दोबारा से सेंड भेजा ना, तो वो आपको एक एरर देगा कि रिस्पांस जा चुका है। अब रिस्पांस जा चुका है तो अब आप एक और चीज़ भेज नहीं सकते ना, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बाकी रहता है, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं पेज को। अब हमारे पास क्या लिखा आया, लेकिन हेलो वर्ल्ड से पहले मेरे पास क्या है, दो एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये किसके थ्रू आए, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पैरम्स में भी कुछ नहीं मिला और क्वेरी में भी कुछ नहीं मिला। तो पैरम्स जो थे वो कैसे नजर आते थे आपको, यहाँ पे पहले मैं उसको बोलता था कि मुझे क्या रिसीव करना है, अभी मुझे क्या रिसीव करना है, आईडी। जब आप इधर आके अब आप लिख लेते हो एप्पल, तो ये बेसिकली नॉडमॉन भी पागल हो गया। तो अब यहाँ पर नीचे देखें कि दो खाली ऑब्जेक्ट के बजाय अब एक खाली ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, आईडी एप्पल, क्योंकि कॉलन आपने क्या लिखा था, आईडी, तो वो आईडी यहाँ पे आई। और जब आप इसको रिक्वेस्ट भेज रहे थे ब्राउज़र से, तो आपने स्लैश के आगे क्या लिखा, तो सर्वर को क्या रिसीव हुआ, ये क्या चला है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स या क्वेरी, पैरम्स चला है, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश में जो डेटा आता है वो क्या होता है, पैरम्स। अब हम इधर आते हैं दोबारा, अब हम इस पैरम्स को मिटाता हूँ। इस पैरम्स को मैंने मिटाया, सर्वर रीस्टार्ट हुआ। अब मैंने इसको रीलोड किया, अब फिर मेरे पास क्या है, दोनों एम्प्टी, क्योंकि मैंने यहाँ से आईडी हटा दी, यानी पैरम्स हटा दिए। लेकिन अगर मैं इधर भेजूँ, अभी मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क क्यूट इज इक्वल्स टू एप्पल, तो मेरे पास क्या रिसीव हुआ, एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ जिसके अंदर आईडी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसके ऊपर एक खाली, ये क्या है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी है, पैरम्स क्वेरी। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, ये क्वेरी से आया। क्यों, क्योंकि अगर आप यूआरएल पे गौर करो तो क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क क्यू, तो ये बेसिकली किसकी पहचान है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की। तो अब आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आप डेटा सर्वर पे भिजवा रहे हो, और वो डेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब वो डेटा नज़र आ रहा है तो अब आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते थे, कैसे, अब रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी करेंगे तो आपको क्या रिसीव हो जाता है, एप्पल।
अगर आप रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्या यूज़ किया मैंने क्यू, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्यू करते तो आपको क्या मिल जाता, एप्पल। तो अब जो डेटा आप सर्वर पे भेज रहे थे अब आप इसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ये बात समझ आ रही है। अब हम दोबारा से एक काम करते हैं, हम सेंड में क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं भेजूँ क्या लगता है मैंने सेंड में क्या भेज दिया है, तो क्या लगता है HTML चलेगी या H1 लिखा हुआ आएगा? मतलब ये उधर ब्राउज़र स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा H1 सब कुछ, मतलब वो HTML को पहचान नहीं पाएगा। क्या हुआ, उसने पहचान लिया, H1 को उसने पहचाना। जो आप उधर भेजते हैं डेटा ये उसको डिकोड करता है। जब आप जेसन भेजते हैं तो वो जेसन का वो देखा है, वो एक्सटेंशन क्रोम चल जाती है और उसमें बड़ा खूबसूरत करके दिखा देता है कि ये आपके पास जेसन आया है। उसको आप बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं बॉक्सेस को। तो ये पहले रिस्पॉन्स को पढ़ता है कि आपके पास रिस्पॉन्स किस डेटा टाइप का आया है, तभी तो उसको पता लगता है कि ये स्ट्रिंग है या जेसन है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जेसन भेजते हैं तो वो ब्राउज़र एक ख़ास तौर पे उसको दिखाता है एज अ जेसन, तो ये पढ़ता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं टेम्पलेटिंग इंजन्स। क्या कहते हैं? टेम्पलेटिंग इंजन्स। टेम्पलेटिंग इंजन्स एक होती है API, एक होती है टेम्पलेटिंग इंजन। बेसिकली API और टेम्पलेटिंग इंजन एक ही चीज़ से बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्रेस या Node.js। लेकिन उनमें फ़र्क क्या होता है कि जो टेम्पलेटिंग इंजन होता है वो पूरा का पूरा एक HTML का पेज भेजता है। बात समझ आ रही है? और जो आपके पास API होती है वो सिंपल क्या भेजता है, जेसन। API हमेशा क्या भेजेगी, जेसन, और टेम्पलेटिंग इंजन क्या भेजता है, HTML का पेज। तो ये सिर्फ दोनों में फ़र्क है, यानी कि रिस्पॉन्स का। हालांकि काम सारा वही था नोड में, वो आपने देखा वो सारा सेम है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेटिंग इंजन। अब जो इसके बाद हमारे पास जो Node.js है, इसके पास हमारे पास एक HTML टेम्पलेटिंग इंजन का एक पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं EJS। ठीक है, EJS एक फ्रेमवर्क है जो बेसिकली आपको बहुत हेल्प आउट करता है ये सारा काम HTML बनाने का। क्योंकि अब आप खुद सोचें, आप इतनी बड़ी HTML के कोड यहाँ पे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी आप React.js पढ़ के आए हैं तो हम कितना बड़ा बड़ा HTML का कोड लिखते हैं। अब वो सारा यहाँ पे एक लाइन पे तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे पास एक टेम्पलेटिंग इंजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, EJS। उसको हम यूज़ करते हैं, वो एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली हम इसके साथ यूज़ करते हैं और उसके साथ हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ये कोर्स है वो किसके थ्रू फोकस्ड है, APIs पे, कि हम क्या बना सकें, API बना सकें। तो API बनाने के लिए हम इसमें हमेशा क्या भेजते हैं, rest.json। जैसे जेसन में मैंने अभी क्या भेजी, एक मैं भेज रहा हूँ एरे। तो अब आपने देखा कि ये क्या हुआ, रॉ डेटा आया कुछ ऐसा, लेकिन ब्राउज़र ने इसे पहचान लिया कि ये क्या है, जेसन। तो आपको ऐसे करके वो दिखा रहा है कि जेसन जो है दोनों तरफ आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, एरे में भी आ सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने ये चीज़ नोट की हो तो जो हमारे पास क्रिप्टो टेबल था वो बेसिकली एक एरे में डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो जेसन हमारे पास आ गया। अब जेसन आ गया लेकिन अब एक चीज़ मिसिंग है इसमें, क्या, API में दो चीज़ें होना लाजमी है। एक तो उसका रिस्पॉन्स, जैसे यहाँ पे जेसन है। दूसरा ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसका रिस्पॉन्स खुद, जैसे ये है स्टेटस। तो इससे पहले क्या आना चाहिए, आप उसको बताओगे कि स्टेटस कोड कौन सा है। अभी मैं कौन सा भेज रहा हूँ, 200, मतलब सक्सेसफुल। अभी इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हेडर्स में ये दिखा रहा है। ब्राउज़र में स्टेटस कोड दिखाता है नॉर्मली। आप इंस्पेक्ट पे जाते हैं, नेटवर्क टैब पे जाते हैं। नेटवर्क टैब में जब आप पेज को रिस्टार्ट करेंगे
तो ये यहाँ पे दिखाएगा, ये रहा HTTP लोकल होस्ट 5000, ठीक है। ये स्टेटस यहाँ पे शो करता है। 304 रीडायरेक्ट का दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी एक्सटेंशन हुई है ब्राउज़र में, जो रिस्पॉन्स आया तो उसने एक और जगह पे रीड आउट कर दिया, तो 304 बन जाता है। 304 का मतलब होता है रीडायरेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से आपको पता लग रहा है कि स्टेटस कोड क्या है। अब स्टेटस कोड का काम जो है वो तब होता है जब आप इसको कहीं पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, API को कहीं पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब इस स्टेटस कोड का मेन काम होता है। जैसे कि हमने स्टेटस कोड को इस्तेमाल किया था ये पता करने में कि हमारा या तो ईमेल पासवर्ड गलत है, या हमारा यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता, या हमने कोई चीज़ गलत भेज दी है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि स्टेटस कोड अलग अलग भेजे थे। जैसे 409 जो है वो अनऑथराइज्ड कोड है, कि मतलब अगर आपका ईमेल या पासवर्ड गलत थी तो आप क्या भेज दोगे, 409। तो इससे वो जो आपका फ्रंट एंड है वो समझ जाता है कि मैंने क्या गलती की है, ईमेल या पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो इस नंबर पे सब बेसिकली सबने अपने मैसेजेस लगाए हुए होते हैं। तो ये हम वेजन भेज रहे हैं किसके थ्रू, लेकिन अब हम एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं, लेकिन ऐप डॉट वैसे जेसन है तो जाना चाहिए, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैंने कभी देखा नहीं है इस पर। ट्राई कर लेते हैं। वैसे कंसोल और लॉग नहीं करते, एक चीज़ रिटर्न करवा लेते हैं 25 समथिंग, राइट। अपडेट पोस्ट को मिटा दो। नहीं तो फेव आइकन आ रहा है। एक काम करते हैं, नहीं एक और काम करते हैं, हम लोग एक और API भेज देते हैं, सॉरी मतलब एक और प्रॉपर्टी भेज देते हैं। हम कहते हैं API की, और हम कहते हैं इसमें सही, हमने एक API की भेज दी और इसको हम भेज देते हैं। नहीं सेंड हो रहा है, फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा इसको, लेकिन हमें प्रोग्रामेटिकली देखना चाहिए एक्सियोस के जैसे रिस्पांस पे कि अगर वहाँ पे रिस्पांस आ रहा है या नहीं। इंटरेस्टिंग केस है। लेकिन हालांकि एक API जो होती है उसके अंदर फंक्शन भेजना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि API जो है वो डेटा ट्रांसफ़र है। डेटा जो है वो जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनका है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एरे हो सकता है, आपका बूलियन हो सकता है, नंबर हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है। और जो फंक्शन है वो बेसिक डेटा टाइप नहीं है, वो एक सिंपल एक मेथड है जो आप किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हो, तो वो API में उसका काम हो नहीं सकता। लेकिन आप उसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन क्योंकि अभी इसने क्या कर दिया है कि जो मैंने भेजा ना वो भी उसने भेज दिया, तो वहाँ पे चला गया है, लेकिन ब्राउज़र ने इसको पहचाना नहीं कि मैं इसके साथ करूँ क्या, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई डेटा टाइप रिसीव होगा। क्या वो उसके अंदर कंसील्ड है, जब तक आज फंक्शन को चलाओगे नहीं उसका डेटा टाइप नहीं आएगा। और इस फंक्शन को मैं यहीं पे चला सकता हूँ ऐसे करके। तो अब वो BSE में क्या सेव होकर जाएगा, 25। तो खैर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि API की, जैसे हम API डेटा भेजते हैं वही API यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम देख रहे थे क्या, ये तो हमने क्या पढ़ा, गेट, और गेट कैसे होता है। अब क्या पढ़ रहे हैं, ऐप डॉट पोस्ट। ऐप डॉट गेट और पोस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आपने गेट सही से पढ़ा हुआ है तो। फ़र्क सिर्फ क्या है कि गेट जो है वो ब्राउज़र से शो हो सकता था, पोस्ट ब्राउज़र से शो नहीं होता। गेट में जो आपका फ्रंट एंड है, यानी कि जो आपका यूज़र है, फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड से डेटा मंगवाता है गेट रिक्वेस्ट में। पोस्ट रिक्वेस्ट में जो आपका फ्रंट एंड है वो डेटा भेजता है कहाँ, सर्वर पर। यानी कि पोस्ट में मुझे डेटा रिसीव होगा, गेट में मैं डेटा
भेजूंगा। लेकिन जब आप एपीआई बना रहे होते हैं तो आपका हमेशा रिस्पॉन्स होना लाजमी है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आप ज़रूर देंगे। आप भेज दें ओके तो भी वो एक वैलिड रिस्पॉन्स है, लेकिन रिस्पॉन्स का होना लाजमी है। ऐसा क्यों है? हम एक काम करते हैं, हम रिस्पॉन्स हटा देते हैं, रेस्ट डॉट सेंड हटा देते हैं। हम बोलते हैं भाई मुझे इस फंक्शन में सिर्फ क्या कराना है, कॉन्सोल कराना है। एक वैसे अगर फंक्शन को देखा जाए तो ये एक कंप्लीट फंक्शन है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। इसके अंदर एक फंक्शन ओपन हुआ, फंक्शन क्लोज हुआ, और उसके अंदर फंक्शन बॉडी में क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोल करा दो। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को अब चलाने जाओगे इधर, तो ये आपको एक मसला करेगा, अब ये घूमता रहेगा, सही है। और एक आपके पास अनेबल टू कनेक्ट का एरर आ जाएगा कि मैंने बड़ी कोशिश की, जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। बात समझ रहे हैं? इस वजह से आपका क्या होना लाजमी है, रिस्पॉन्स। जेसन भेजें, सेंड भेजें, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या भेज रहे हो। लेकिन एपीआई में हमेशा क्या जाता है, जेसन। इवन आपने अगर देखा हो तो जो उनका लॉगिन वाला जो काम था, तो अगर आप लॉगिन हो जाते थे तो वो सिंपल वो क्या भेज रहा था, मैसेज बोल रहा था लॉगिन सक्सेसफुली, ताकि कुछ ना कुछ क्या हो जाए, एक रिस्पॉन्स चला जाए। अब आते हैं पोस्ट पे। जिस तरीके से गेट 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करता था, वैसे ही पोस्ट क्या रिसीव करता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स। सॉरी, पहले पे ये बताना है कि ये कहाँ चलेगा, ये कहाँ चलेगा, ये भी इंडेक्स पे ही चलेगा। और ये दूसरे में क्या रिसीव करता है, एक फंक्शन, और इस फंक्शन में मेरे पास क्या रिसीव होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब इशू ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट किससे नहीं हो सकती, तो हमने क्या इस्तेमाल किया था, किसको क्योंकि आप डेटा जब फॉरवर्ड कर रहे हैं प्रोग्रामेटिकली तो भेजा जा सकता है ना। जो आप एपीआई यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते ही नहीं है। ब्राउज़र तो हम चेक कर रहे हैं सिर्फ कि एपीआई सही चल रही है या नहीं, सही है। एक्चुअल जो आपका एपीआई का यूजेज है वो कहाँ से है, वो है एचटीटीपी क्लाइंट से। अब जैसे कि ये थंडर क्लाइंट है, ये भी एक एचटीटीपी क्लाइंट है। इसके अलावा आपने कौन सा एचटीटीपी क्लाइंट पढ़ा हुआ है, नहीं, एक्सियोस खुद एक आपका एचटीटीपी क्लाइंट था, लेकिन वो क्या था, एक प्रोग्रामेटिक आपका एचटीटीपी क्लाइंट था। आपका प्रोग्रामेटिकली उसको चलाया जाना मुमकिन था। ये जो थंडर क्लाइंट है ये एक वेब ऐप है, ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बटन्स के थ्रू। बात समझ आ रही है? नॉर्मली ये जो गेट और पोस्ट हैं किसके थ्रू यूज़ होते हैं, एपीआई के ख़ास तौर पे वो होते हैं प्रोग्रामेटिकली, यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। तो गेट पोस्ट वहाँ पे बड़ा काम आता है। अब जैसे कि मेरे पास है गेट, अब मज़े की बात है कि यही गेट जो हम ब्राउज़र से कर रहे थे ये हम कहाँ से भी कर सकते हैं, थंडर क्लाइंट से। क्यों? क्योंकि यही गेट रिक्वेस्ट में हम एक और चीज़ से कर सकते हैं, और वो क्या है, आपकी एक्सियोस। एक्सियोस से भी गेट रिक्वेस्ट पॉसिबल है, एक्सियोस से भी पोस्ट रिक्वेस्ट पॉसिबल है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी तो हमें नीचे क्या रिसीव हुआ, लॉगिन, और मेरे पास स्टेटस कोड क्या आया, 200। इसके अलावा मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई हुई है, अब इस पोस्ट रिक्वेस्ट में मैं उसको कहता हूं, रिक्वेस्ट यही काम करते हैं, अब इसमें सेंड करना लाजमी होता है। तो मैंने एक बहुत सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है जो कि चलेगी कहाँ पे, इंडेक्स राउट पे। ये क्या कर रही है, 3 कंसोल चला रही है, पैरम्स, क्वेरी और बॉडी, और फाइनली सेंड कर दे रही है क्या, रिसीव्ड। अब हम एक काम करते हैं, पहले मुझे बताएं, पहले इसको वैसे चलाते हैं, चलती भी है।
अब हम आते हैं, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, इंडेक्स राउट पर है, हम इसको सेंड करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, जो भी है खाली करते हैं, इसको हम सेंड करते हैं। तो हमें नीचे क्या आया? रिसीव्ड। आपके गेट रिक्वेस्ट में क्या आता है? लॉगिन सक्सेसफुल। आपके पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या आता है? लेकिन दोनों की यूआरएल सेम है। आपके सर्वर को पता कैसे चल रहा है कि मुझे इसको कौन सा रिस्पॉन्स देना है? वो पता चल रहा है उसके मेथड से। इसी तरीके से अगर आप दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाओ, 5000 को चलाओ, तो वो आपको क्या दिखाएगा? इसका मतलब है ब्राउज़र ने कौन सा मेथड यूज़ किया? गेट। और वो हमेशा क्या ही यूज़ कर सकता है? गेट। अब जब आपने पोस्ट चलाया तो मेरे पास आया रिसीव्ड। मुझे एक सवाल का जवाब दें, यहाँ पे मेरे पास मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आया और तीसरा क्या आया? और ये कहाँ से उठा है? ये 3 कंसोल्स हमने किए थे, यानी कि ये खाली ऑब्जेक्ट आया, ये खाली ऑब्जेक्ट आया और उसकी जगह क्या आया? अनडिफाइंड आया। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आईडी करूँ तो क्या ये पैरम्स में डेटा आएगा? ठीक है, वो हम दे देते हैं। क्लाइंट पे आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? पोस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? एप्पल। अब सवाल ये उठता है कि जब ये चलेगा तो मेरे पास ये जो 3 रिस्पॉन्स आए थे, इनमें से जो पहला रिस्पॉन्स है ये किसका है? पैरम्स का। तो इसके अंदर कुछ आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पैरम्स किस में यूज़ करते थे हम लोग, तो क्या ये पोस्ट में डेटा आएगा? अच्छा, तो हम अगर इसको सेंड करें तो मेरे पास क्या डेटा आ रहा है? एरर आ रहा है। अब मेरे पास क्या आया? सीव्ड। और मेरे पहले रिस्पॉन्स में क्या आया है? मतलब कि पोस्ट रिक्वेस्ट में भी पैरम्स पॉसिबल हैं। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में पैरम्स पॉसिबल हैं तो इसका मतलब है कि मैं क्वेश्चन मार्क लगा के, क्यूड इज इक्वल लगा के कराची लिखूं और मैं इधर सेंड दबाऊं, तो मेरे पास पैरम्स में भी डेटा आया और मेरे पास क्वेरी में भी डेटा आया। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में भी डेटा आया और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में भी डेटा आया। अब फाइनल आखिरी बच गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी गेट में नहीं होता, क्योंकि गेट डेटा भेजने के लिए होता ही नहीं है। तो ये पोस्ट में तो होगा, लेकिन उसकी जगह पे मुझे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, बॉडी ये डेटा भेजते कहाँ है? पोस्ट का जो डेटा है बॉडी, ये भेजते कहाँ है? ये आपको थंडर क्लाइंट में ये दिख रहा है बॉडी। आप इसको क्लिक करेंगे, ये किस पर क्लिक हुआ हुआ है? तो आप यहाँ पे बॉडी में क्या भेज सकते हो? अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये बॉडी कौन सी बॉडी है कि जो बेसिकली फ्रंट एंड डेटा भेजेगा किसको? सर्वर को। ये वो डेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो डेटा आपको नज़र आता है, यहाँ पे वो मैसेज नज़र आता है जो सर्वर आपको भेज रहा है। ये आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? ये जो आपका पोर्शन है ये वो डेटा है जो आप किसको भेज रहे हो? नहीं, जो फ्रंट एंड किसको भेज रहा है? ये कौन सा डेटा है? जो आपका सर्वर जवाब दे रहा है। ये रिस्पॉन्स वाला आपका बेसिकली पोर्शन है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम ये डेटा किसको भेज रहे हैं? सर्वर को। तो ये बेसिकली किसका रिस्पॉन्स है? सर्वर का रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि आप कर क्या रहे हो। अब इसमें मैं फ़र्ज़ करो लिख देता हूँ माई डेटा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली आप अगर इधर इसके ऊपर कोटेशन मार्क नहीं लगाएं तो मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यहीं पे आएगा। सही है। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्या? सेंड। एक मिनट, ये थोड़ा अटक गया है।
अब पैरम्स चला, क्वेरी चला, लेकिन बॉडी, हालांकि मैंने बॉडी में भेजा तो है डेटा, किसी को याद है क्यों नहीं चला? उसमें क्या चीज़ मिसिंग है? आपने ये चीज़ करी भी है। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो फ्रंट एंड ने सर्वर को भेजी, वो सर्वर बोल रहा है मुझे रिसीव ही नहीं हुई। उसको क्या रिसीव हुआ? तो ये सर्वर को रिसीव क्यों नहीं हुई? नहीं, क्या कौन सी की चेंज है? ये तो बॉडी है ना, ये तो जो आपको रिसीव सर्वर को होता है ना, सर्वर फेंक रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है उसको, और कुछ भी नहीं। एक मिडिलवेयर इस्तेमाल करनी होती है जिसके अंदर आप बताते हो ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ क्या है? बेसिकली मिडिलवेयर। क्या है? मिडिलवेयर। अब ये मिडिलवेयर क्या होती है? अब ऐप डॉट यूज़ के अंदर मैं एक पास कर रहा हूँ कि ये क्या पास कर रहा हूँ? कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन में मैं पास कर रहा हूँ कंसोल लॉग, मैं इसको कहता हूँ मिडिलवेयर ट्रिगर्ड। सही है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ में मैंने क्या पास किया? एक फंक्शन, और इस फंक्शन में मैंने क्या कंसोल किया हुआ है? मिडिलवेयर ट्रिगर्ड। अब मैंने सर्वर बना लिया है। पहले करते हैं ये क्या है, कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट। अब हम मैसेज करते हैं सेंड गेट। तो यहां पे क्या चल गया? मिडिलवेयर ट्रिगर्ड। लेकिन मैंने क्या चलाया था? गेट रिक्वेस्ट। तो ये मिडिलवेयर क्यों चला? मिडिलवेयर तो सबसे ऊपर था। सही है। एक और काम करते हैं, हम जाते हैं पोस्ट पे, पोस्ट को चलाते हैं। एक मिनट, ये अटक गया दोबारा। अब मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की, पोस्ट रिक्वेस्ट की तो भी क्या चल गया? तो मिडिलवेयर जो होती है हमेशा आपके रिक्वेस्ट जो आपने फ्रंट एंड ने सर्वर को की, और जो सर्वर अपना काम करके जो आपको रिक्वेस्ट वापस भेजता है, मिडिलवेयर हमेशा उसके बीच में आता है। और अगर आप मिडिलवेयर को नहीं बताते कि आपको चलना कब कब है, इसका मतलब है कि आपने मिडिलवेयर को ये नहीं बताया कि भाई तुम्हें सिर्फ चलना था जब क्या कॉल हो, इंडेक्स राउट। तो वो अगर आप उसको ये नहीं बताओगे तो ये वाला काम कब कब चला देगी? हर बार जब भी कोई भी राउट आपका हिट होगा तो वो ये वाला फंक्शन चला देगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मिडिलवेयर। इसको हम क्या कहते हैं? अब इसकी जगह पे बेसिकली हम एक मिडिलवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मिडिलवेयर का नाम क्या है? एक्सप्रेस डॉट सही है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब आपको याद है कि पहले हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा था। अब हम दोबारा से ये पोस्ट रिक्वेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम सिर्फ बॉडी भेज रहे हैं, हम पैरम्स कुछ भी नहीं भेज रहे। सही है। अब हम ज़रा इसको सेंड करेंगे। एक मिनट, नोड मोन अटक गया है हमारा। इसके टर्मिनल पे चला के देखता हूँ।
हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अच्छा सॉरी, बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे पैरम्स लगे हुए थे, क्या आईडी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको क्या रिसीव होगा, कोई ना कोई पैरम्स रिसीव होगा, जो कि हम उसको पास नहीं कर रहे थे, सो एरर थ्रो कर रहा था। अब हमने एक मिडिल वेयर लगाई है app.use और उस मिडिल वेयर का नाम क्या है, express.json। अब हमने कोई भी पैरम क्वेरी कुछ नहीं भेजा, सिर्फ क्या भेजा है, एक बॉडी भेजी है। तो ज़रा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ रिसीव हुआ। तो यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल किसके जैसा है, जो हमने उसको डेटा भिजवाया था। हम एक और काम कर सकते हैं, जब हमें समझ आ गया कि कौन-सा लॉग हो रहा है, कौन सा लॉग कौन सा चल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जब अब बॉडी में डेटा आ रहा है तो हम इधर ये भी तो कर सकते थे। हम एक और कर लेते हैं, क्या, डेटा, और डेटा में क्या पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट। इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, जो डेटा हम रिक्वेस्ट में रिसीव कर रहे हैं वही डेटा हम क्या कर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स में भेज दे रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्स में हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, मैसेज रिसीव्ड। अब हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं और हम ये रिक्वेस्ट दोबारा भेजते हैं। अब जब हमने रिक्वेस्ट दोबारा भेजी तो आप देख सकते हैं कि वो मैसेज में क्या बोल रहा है, लेकिन डेटा की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मुझे क्या रिसीव हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वही है जो मुझे यहाँ पे मिला था। मतलब सिर्फ express.json लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पास बॉडी में आपका जेसन आ रही थी वो रिसीव होना शुरू हो गई, क्योंकि बेसिकली आप बता रहे हो अपनी Node.js को कि आपके पास किस फॉर्म में डेटा आ सकता है, एक जेसन के फॉर्म में डेटा रिसीव हो सकता है। अभी आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जब तक आप लोग इसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आप आपके जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स को ट्राई नहीं करते। बात समझ में आ रही है? और आप वो सारी दोबारा से वीडियोस नहीं देखते जब हमने एक्सियोस पढ़ा था। एक्सियोस जब पढ़ा था तो तब हमारे पास सर्वर के मसले नहीं थे। हम बस क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे आपके पास एक सर्वर है, उधर से गेट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और डेटा भिजवाना है और यहाँ डेटा रिसीव करना है। अगर आपको एक्सियोस का सही कॉन्सेप्ट है कि एक्सियोस के वक्त हमने किया क्या था, तब आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आएंगी, क्योंकि आपको ये बात समझ आएगी कि वहाँ पे आप api.github यूज़ कर रहे थे, आप वहाँ पे CoinGecko यूज़ कर रहे थे, api.coingecko। अभी आप अपनी खुद की API बना रहे हो। बात समझ आ रही है? कल की क्लास में ये जितना आज तक का कोड हुआ है, इसका मतलब है कि गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट दोनों आपको ये पूरा प्रॉपर्ली आना चाहिए। इसके अलावा अब जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम था उसको ज़रा रिवाइज करके आइएगा। जो रिएक्ट वाला था उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आप Node.js का सर्वर बनाएं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम अपना रिएक्ट में बनाएं और उसको अपने सर्वर से डेटा भिजवाएं और डेटा ऑथेंटिकेट करवाएं। ये बात आपको समझ आ रही है? अभी आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आपको समझ तो आई गई होगी कि आप अपना एक टेम्परेरी इसमें बना सकते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले भी बनाया था कॉन्स्ट यूज़र्स, और इस यूज़र्स को क्या बना सकते हो आप, एक एरे बना सकते हो। इस एरे में क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में यूज़र नेम हो सकता है और इसी में क्या हो सकता है, एक पासवर्ड। अब इसी तरीके से अगर आप इस पे साइन अप करवाना है किसी यूज़र को, तो साइन अप करवाने वक्त आप क्या करोगे कि आप उसका डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट से मंगवाओगे और इस लिस्ट में उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अपेंड कर दोगे। इस लिस्ट में सक्सेसफुली अपेंड हो गया तो आप सर्वर को क्या, अपने फ्रंट एंड को क्या भेज दोगे कि आपका काम हो चुका है, यानी कि आपका यूज़र नया बन चुका है। अब वो यूज़र लॉगिन होने आ रहा है, तो लॉगिन होने जब वो आएगा तो वो इस यूज़र्स की एरे में चेक करेगा कि क्या मेरे पास यूज़र नेम ये वाला है। अगर ये यूज़र नेम है तो क्या उसका पासवर्ड भी यही है।
अगर दोनों चीज़ें इक्वल हो गई तो आप फ्रंट एंड को क्या भेज दोगे कि यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। आपने ये काम फ्रंट एंड की तरफ से किया हुआ है कि अगर यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली हो जाए तो आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, और अगर आपका नहीं होता तो आपका लॉगिन के पेज पे ही रहता है और ऊपर एक मैसेज लिखा आ जाता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। और अगर आप साइन अप करने जाते हो तो साइन अप कराने से पहले आपको चेक करना है कि इस यूज़र नेम का कोई और यूज़र तो नहीं है। अगर इस यूज़र नेम का पहले से कोई यूज़र पहले से है तो आपका जो जो बैकएंड है वो क्या भेजता है उसको मैसेज कि दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। बिल्कुल हो सकती है। आपको बात समझ आ रही है? इसके ऊपर एक डिलीट होने का राउट भी बन सकता था कि जिसमें आप इसमें एक फंक्शन बनाए और फंक्शन में जो आपको यूज़र नेम मिले उस यूज़र नेम को क्या कर दो, डिलीट कर दो। किस में से? इस एरे में से। इस वक्त ये जो एरे है क्या ट्रीट कर रही है? आपका डेटाबेस। अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपने जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम रिएक्ट पे बनाया था उसके अंदर आपने जो आई थिंक वो जो बाबर लड़का है उसकी आपने नोड की एपीआई इस्तेमाल की है। आई थिंक वो बैच 2 का है ना, तो उसने आई थिंक बैच 2 के साथ ये पढ़ा था सारा, तो बैच 2 के में भी ये सारा काम हुआ था। तो उसी ने उन्हीं के साथ बैठ के वो सारी एपीआई बनाई थी, क्योंकि हमने ये एपीआई उनसे भी बनवाई है कि लॉगिन आपके पास आएगा। इसको फिर हम एक स्टेप और आगे, अब कल की क्लास में आप अगेन वही वाली बात है, जो बच्चे इसको प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे कि लॉगिन का ये काम मैं बोल रहा हूँ कैसे होगा, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे आएंगे, इसमें कैसे पुश होंगे, ऐसे कैसे सेंड होंगे, अभी तो बहुत आसान है। अभी तो आपके पास एरे है। अब कल के दिन के बाद जो आपके साथ मसला होगा वो होगा मोंगोडीबी। तब आप यही यूज़र नेम पासवर्ड किस में सेव करवा रहे होगे? डेटाबेस में। अब आपको यही नहीं पता कि बेसिक लेवल पे ये काम कैसे होता है, तो आप ज़रा सोचें कि इसमें जब डेटाबेस एडअप होना शुरू हो गया तब तो काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डेटाबेस खासतौर पे मोंगोडीबी, उसकी मेरी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं मोंगोडीबी इतनी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं माइस्क्यूएल यूज़ करता हूँ पाइथन के साथ, क्योंकि मेरा काम जो है एआई से ज़्यादा है और हम एआई में ज़्यादातर माइस्क्यूएल को यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन के अपने अपने डेटाबेसेस होते हैं। जो मोंगोडीबी है वो आपकी वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बात समझ आ रही है? तो मोंगोडीबी इवन आप देखेंगे, मैं भी थोड़ा देख देख के संभाल के उसके फंक्शंस टाइप करूँगा। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उसका सिंटैक्स थोड़ा खिचड़ी है। उसको समझना पड़ता है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें स्कीमा आता है। स्कीमा के बाद उसका मॉडल बनता है, मॉडल के बाद फाइनली उसके फंक्शंस यूज़ होते हैं जो बेसिकली फाइंड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? तो इसको अब आप थोड़ी कल प्रैक्टिस करके आइएगा, ये वाला जो काम है, वरना आपका आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग एक टेस्ट रखें। उस टेस्ट में बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चे हैं जिनको रिएक्ट तक का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, और रिएक्ट का कोई कोर्स मतलब कोई प्रोजेक्ट बनवा के उसका वाइवा करके और रिएक्ट तक का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, और कौन से बच्चे हैं जिनको नोड.जेएस और आगे पढ़ाई जाए और उनको नोड.जेएस का सर्टिफिकेट दिया जाए। क्योंकि आप में से मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ आके सोच रहे होंगे कि यार ये वही चीज़ वही गेट पोस्ट रोज़ वही कहानी है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उनके वो मुझे देख रहे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा होता हूँ, और मुझे दिख रहा होता है कि कितने बच्चे किस किस शक्लों से मुझे देख रहे हैं। सही है? तो अब प्रॉब्लम वही है जो मैंने रिएक्ट में बोली थी कि भाई मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था मैंने कर दी है। मैंने कोई 3-4 हफ्ते लगा दिए हैं, सिर्फ हम लोग गेट पोस्ट पे ही बैठे हुए हैं, हम डेटाबेस तक नहीं पहुँचे। ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करें, कल ख़ास तौर पे इसकी प्रैक्टिस करके आएँ। ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मतलब किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं हो कि गेट रिक्वेस्ट कैसे बनेगी और गेट रिक्वेस्ट कैसे आएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनेगी और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे आएगी। कल ये किसी का सवाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि भाई मैं डेटाबेस से जाने से पहले मैं कोई छोटा सा टेस्ट रखवा लूँ। जब वो टेस्ट हो जाएगा तो फिर बाकी बच्चों को जो वो टेस्ट में पास होते हैं उनको फिर हम आगे ले जाएं, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो ब्लैंक
बन के बैठे हुए होते हैं। अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलूँगा और आगे बढ़ते हैं, अब मुझे दिख रहा है कि उसको कुछ नहीं आ रहा, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। तो लेकिन अब आपकी वजह से जो आपके दूसरे क्लास फेलोज़ हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनका खामखा में डिले हो रहा है। अब वो मुझे पागल समझ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इसको ज़रा आप ध्यान से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ऑथेंटिकेशन सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है जो रिएक्ट में बनाया था। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, चार हफ्ते हुए हैं मैंने ये पढ़े हुए, 4 हफ्तों से बहुत सारे आप में मेजॉरिटी होगी जिन्होंने रिएक्ट खोल के भी नहीं देखी होगी। अब जिन्होंने रिएक्ट खोल के भी नहीं देखी ना इन 4 हफ्तों में, वो ज़रा कंपोनेंट बनाए सिंपल। उनको सिर्फ कंपोनेंट बनाने में, सिर्फ प्रॉप से डेटा ट्रांसफ़र करने में, जो बिल्कुल हमने रिएक्ट के शुरू में काम किया था ना, उसमें भी मसला होगा। वजह क्या है कि आपने एक चीज़ बिल्कुल ताज़ी सीखी, वो भी लूली लंगड़ी सीखी। सही है, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस किए बगैर सीखी, सिर्फ देख के सीखी। उसके बावजूद आपने उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, तो लाजमी सी बात है वो आपके दिमाग से गायब होगी। तो आप घर जाएं और मेरी बात आपको आप पर वाज़ेह हो जाएगी कि जब आप रिएक्ट का कोड देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये कब पढ़ा था हमने। सही है, फिर आप थोड़ा वीडियो पुरानी खोलें और देखेंगे हमने एक्सियोस कैसे पढ़ा, जो कि मैं 5 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बार बार गिनवाता हूँ। जिस तरीके से मैंने 5 टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट में भी गिनवाए थे कि सबसे पहले आपको कंपोनेंट, जिसमें नेस्टेड कंपोनेंट भी था, उसके बाद प्रॉप्स, उसके बाद हुक्स जिसमें यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ, ये सारे हुक्स हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ नेविगेट। सही है, यूज़ पैरम्स, ये सारे हुक्स हैं। ये सारे हुक्स किस किस के लिए थे और क्यों क्यों काम कर रहे थे, मैंने आपको ये सारे हुक्स अलग अलग मौके पे पढ़ाए। उसकी वजह क्या है कि उससे रिलेटेड जब टॉपिक चलता था तब मैं वो आपको पढ़ाता था, लेकिन ये पूरा ग्रुप एक ही है, ये ग्रुप एक ही रिएक्ट हुक का है। बात समझ आ रही है? उसके बाद आपके हुक्स हो गए, यूज स्टेट सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आप लोग आते हैं राउटिंग पे, जिस पे आपने क्या पढ़ा है, रिएक्ट राउटर। अब रिएक्ट राउटर में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, नेस्टेड राउटिंग पढ़ी है, आपने पैरम्स पास करना सीखे हैं। सही है, उसके बाद आपने फाइनली एक्सियोस पढ़ा। एक्सियोस आप एपीआई से क्या करते थे, इंटरेक्शन। एपीआई के पास इंटरेक्शन के बाद आपने फाइनली क्या पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको रिएक्ट में आना लाजमी है। अगर ये सारे टॉपिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं है, आपको नहीं आता, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप मिलेगी तो आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर पहले मिलेगी, बाद में आपको क्या मिलेगी, बैक एंड डेवलपर। क्योंकि बैक एंड में क्या होती हैं, प्योर लॉजिक्स, और प्योर लॉजिक्स वाली जो भी कहानी होती है वो नॉर्मली न्यू बंदे को नहीं दी जाती। आपको पहले कहा जाता है पहले किस पे हाथ साफ करो, रिएक्ट पे, फ्रंट एंड पे, यानी कि दूसरों के बैक एंड यूज़ करो। उनका मकसद ये होता है कि जो दूसरों ने बैक एंड बनाए हैं उनको इस्तेमाल करो, देखो कि वो कैसे बना रहे हैं। जब आप इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस उठा लेते हैं तब आपको फिर कहाँ शिफ्ट किया जाता है, बैक एंड साइड में। नहीं, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो पीएचपी का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और पीएचपी पुरानी लैंग्वेज है तो पीएचपी का इतना कोई वर्थ नहीं है। इसके अलावा जो डॉट नेट है वो भी डाई आउट हो रही है। डॉट नेट भी एक बहुत हैवी लैंग्वेज है लेकिन वो अब डाई आउट हो रही है। इसके अलावा जो आपकी रूबी ऑन रेल्स है वो भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, वो भी डाई आउट हो रही है। तो बहुत सारी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी जो डोमिनेंट है वो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है। जावा हालांकि बहुत पुरानी और मुश्किल लैंग्वेज है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते वो ख़त्म है, क्योंकि जावा यूज़ हो रही है, बैकएंड पे भी हो रही है, एप्लीकेशंस के लिए भी हो रही है। तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं जावा का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जावा के अपने मुकाम पे एक वर्थ है। लेकिन जो जावा डेवलपर होता है वो फिर वो क्या होता है, प्योर जावा। वो बैकएंड भी जावा में बना रहा है, वो फ्रंट एंड भी जावा में बना रहा है, वो एपीआई भी जावा में बना रहा है। मतलब उसकी ज़िंदगी उठते ही सुबह को वो जावा करता है, रात को भी जावा करता है। तो जावा वाले वो होते हैं, तो उनकी अपनी साइड में वर्थ है और वो लोग चल रहे हैं। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट वाले हैं इनके पास बहुत एरिया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मुझे जावास्क्रिप्ट आती है तो मैं फ्लटर भी थोड़ा देख रहा हूँ। अब फ्लटर क्या है, एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने नया बनाया है, जिसको डार्ट लैंग्वेज यूज़ करती है। अब वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि iOS और एंड्रॉयड और डेस्कटॉप एप्लीकेशन सब उस पर बन जाती हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व होती हैं, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ होता है, तो आपको उसके साथ थोड़ा बहुत अप टू डेट रहना होता है। लेकिन अप टू डेट आप तब रह पाएंगे जब आप ये बेसिक टाइप की लैंग्वेजेस सीख जाएंगे। सही है, आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, थोड़ी लेट लेके गए।